हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे फटाफट। और जैसा मैं लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हुए उससे नोट्स आपको प्रिपेयर करना रहता है, ये बहुत जरूरी वर्क है आपका, तब आप रिवीजन में हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, फार्मूला का तरीका क्या है, कैसे आप उसे यूज करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब पूरे चैप्टर को हमें फटाफट कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स में जब आप बात करते हैं तो इसमें रिएक्शन की रेट, उस रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे आप बात करें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सारी चीजें। दूसरी बात, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म की बात अगर करें तो बच्चों क्या होता है कि कोई रिएक्शन फास्ट होती है, कोई रिएक्शन स्लो होती है और कोई रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से चलती है। अब जो रिएक्शन स्लो होती है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो मंथ एयर में कंप्लीट होती हैं, तो वो रिएक्शन वेरी स्लो हो गई। एक है जैसे आयनिक रिएक्शंस की अगर बात करें तो वो फटाफट चलती, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, तो ये हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, फटाफट ये है, फास्ट रिएक्शन है। और एक मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्शन हो सकता है कि 2 स्टेप में हो सकता है, सिंगल स्टेप में ही हो, और हो सकता है कि वो कई स्टेप में हो। तो मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, ये 3 तरीके से हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या डील कर रही है आपसे, इस चैप्टर में क्या बात होगी, तो यहां आप क्या समझ रहे हैं कि यहां आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट क्या है। पहली बात इसमें यह पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये पॉइंट हो गया। और थर्ड यहां पर आ जाता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के जब बच्चे बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया, ये नहीं कि आपको यहाँ ऑर्गेनिक के तरीके से कोई मैकेनिज्म इस तरीके से पढ़नी है, आपको ये देखना है बेसिकली कि रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये आपको देखना है। जब भी रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है हम उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर रिएक्शन कई स्टेप में होती है तो मल्टी स्टेप होती है, ठीक है। तो यहां से ये 3 बातें आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म क्या है उस रिएक्शन का, कि वो रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, या वहां पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें आती हैं। और इसके बाद इसी में हम लोग यहां पर एक बात और समझेंगे, क्या होगी वो बात, यहां पर आपको यह देखना होगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन अगर बात करें तो कितने तरीके से रिएक्शन हो सकती हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन भी यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो एक रिएक्शन होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सब बताएंगे एक एक करके अभी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और बच्चों ये जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो थोड़ा सा अभी माहौल बन रहा है और फिर देखिए आपको मजा आने लग जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और जो सेकंड हमारे पास होती है टाइप ऑफ रिएक्शन में, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहां पर आप समझिए एवरेज का मतलब जरा समझो। अगर आपसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब हो गया कि आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, कोई समझ लीजिए इनिशियल टाइम पे, मतलब टी की वैल्यू उस समय 0 है, और आपसे हमने कहा कि 15 मिनट बताइए उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ। मतलब आपने 0 से 15 के बीच में आपको वहां डिफरेंस बताना है। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 15 मिनट बाद हम पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा। तो ये 0 से 15 का जो एक डिफरेंस आया टाइम का, ये क्या हुआ कि आपको इतने एवरेज में निकालना है। उस एवरेज में कंसंट्रेशन पहले कितना था और बाद में अब कितना बचा हुआ है, ये हो गया एवरेज रेट। अब एवरेज रेट को जरा देखो कैसे करते हैं। एवरेज रेट अगर ये अप्रोच करने लग जाए, टाइम टेंड्स टू 0, टी टेंड्स टू 0, अगर यही टाइम किधर की तरफ जाने लग जाए, 0 की तरफ, अगर ये 0 की तरफ जाने लग जाए, मींस ये जो एवरेज टाइम है, ये डेल्टा टी जो है, ये डेल्टा टी डिफरेंस जो है वो लगभग 0 होने लग जाए, मींस ये जो डिफरेंस है वो कम होने लग जाए, एक पर्टिकुलर टाइम की तब बात करने लग जाएंगे,
और उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये एवरेज ना दिखे, आपसे पूछ लें हम के बस आपको 1 मिनट के पॉइंट पे पूछ लें, 2 मिनट के टाइम पे पूछ लें, इस तरीके से अगर ये जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है जो उसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं, अगर ये टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाए, तो ये जब कम होता चला जाएगा तो उस समय किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा, और वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पर आपको देखना होता है डेल्टा टी एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये जो आर है ये एवरेज है, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन कितना चेंज हो गया। यही चीज जब हम इंस्टेंटेनियस देखते हैं तो इसको फिर dx अपॉन dt बोल देते हैं, ये हो जाता है r। तो dx अपॉन dt का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वहां रेट ऑफ रिएक्शन बताना होगा। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हो गई। अब जरा यहाँ पर एक और बात बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन चल रही होगी। रिएक्शन चलने की कंडीशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, आपसे एमसीक्यू का पूछा जाता है कि जब भी रिएक्शन चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन चल रही है और रिएक्शन हो रही है, तभी हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हम कह रहे हैं रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल का मतलब कि रिएक्शन होना, ठीक है। इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि जो गिव्स एनर्जी चेंज है ये वैल्यू लेस देन 0 होना ही चाहिए। समझो समझो क्या बोल रहे हैं, यही एमसीक्यू का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, कि रिएक्शन फिजिबल है तो फिजिबिलिटी का कंडीशन क्या है, फिजिबिलिटी का कंडीशन है डेल्टा जी लेस देन 0, या हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू निगेटिव हो, और ये निगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो गई बच्चे स्पॉन्टेनियस। अरे भाई यही तो बता रहा हूं, रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस को ही हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, फिजिबल, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो डेल्टा जी 0 या हम कहते हैं क्या, निगेटिव, ये बात आ जाती है। यहां पर ये फिजिबिलिटी की बात है, ठीक है। यही बात जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, तो अब हो सकता है एमसीक्यू रिलेट करके बना दिया जाए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने का क्या और क्या कंसेप्ट है, तो वहीं से अगर रिलेट करें तो भाई उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए यहां पर देखो हम लिख रहे हैं ई सेल ग्रेटर देन 0, या इसके लिए पॉजिटिव बोला गया था। और सेम और यहीं से अगर रिलेट करें तो एक और लिख दे रहे हैं जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो के भी क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा यहां पर, और 1 से ज्यादा मतलब ये वैल्यू यहां पर भी हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं। तो देखिए आप किसी फिजिबल रिएक्शन के मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसकी क्या क्या कंडीशन है। एक तो केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ पे हमने देखा कि गिव्स एनर्जी चेंज शुड बी लेस देन 0 मींस दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्लियर। सेकेंड, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसको देखें तो ई सेल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो ग्रेटर देन 1। तो ये आपको यहां से के की वैल्यू 1 से ज्यादा, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव। ये है आपका जब भी एमसीक्यू में पूछा जाए द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस की जो कंडीशन है कि अगर स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए रिएक्शन तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो गई, ई सेल 0 से ज्यादा। क्लियर है। ये 3 कंडीशन यहां पर हमने बता दी बच्चे। ये एक क्वेश्चन आपका यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिजिबिलिटी के रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपसे बताया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा आप देखिए, जैसे ही हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, एक अगर हम ग्राफ बनाएं यहां पर, और इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में बेसिकली क्या है, अगर हम इसको देखें, ये टाइम 0 है और यहां हमने ले लिया कंसंट्रेशन और यहां हमने ले लिया टाइम, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, सपोज आपके पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर प्रोडक्ट नहीं है इसका मतलब टाइम 0 जब है तो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने टाइम आगे बढ़ा तो ये प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, और हो सकता है बनते बनते एक टाइम कांस्टेंट हो जाए, और बनना
प्रोडक्ट कांस्टेंट कहाँ हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ये आप जानते हैं। तो हमने रिएक्शन 0 से बढ़ाया और 0 से इधर की तरफ चले गए, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है टाइम के साथ। अब आप देखो, अगर इसमें किसी ग्राफ पे आप नीचे की तरफ आए, सपोज कि आपने इस वाले पॉइंट पर कुछ देखा और इस वाले पॉइंट पर टाइम t1 माना, तो हमने कहा कि यहाँ टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन x1 रहा होगा। आप थोड़ा आगे बढ़े, टाइम आगे बढ़ा होगा, तो टाइम और आगे बढ़ा तो ये टाइम हो गया t2, और इस समय आपने कंसंट्रेशन क्या मान लिया, x2। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आपको क्या देखने को मिला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको R से डिनोट कर रहे हैं, ये यहाँ एवरेज में बताना है, मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब अगर ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख रहे हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब बच्चों समझो क्या कहने जा रहा हूं, कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट 0 से आगे की तरफ प्रोग्रेसिव रेट में जा रहा है, तो आप यहां बनने को प्लस साइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, प्लस साइन से। यही यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लस साइन से। और प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये प्लस साइन क्या हो रहा है, ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन है भाई। इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बनने को बता रहा है। इसी ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस का मतलब कि किसी एक पॉइंट पे बात करें। जैसे आपको यहां पर अगर निकालना होता है इस पॉइंट पे, इसी टाइम पे देखते हैं कि कितना चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो फिर ऐसे केस में आप यहां पर स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं। और ये इसका अलग से कोई इस तरीके से क्वेश्चन इस तरह आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपसे जो कुछ पूछा जाता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन पे बेस्ड पूछा जाता है, तो ग्राफ के बारे में इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इसी ग्राफ में अगर हम दूसरे कंसेप्ट की डिस्कस करें, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट हमारा है यहां पर रिएक्टेंट का ग्राफ। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले कुछ रहा होगा, सपोज यहां पर कुछ रिएक्टेंट रहा, और ये रिएक्टेंट अब क्या होगा कि टाइम जैसे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाउन होगा और ये ग्राफ इस तरफ आएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यहां भी देखना पड़ेगा आपको। तो जब यहां चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे तो आर उस समय आप कैसे लिखेंगे भाई, आपका कंसंट्रेशन पहले ज्यादा है और बाद में ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां डिक्रीज होने को माइनस साइन से शो कर रहे हैं। डिक्रीज होने को किससे शो कर रहे हैं, माइनस साइन से। मतलब यहां हम लिख सकते हैं माइनस, और देखो जरा क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए आप, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आया इसमें हमने माइनस साइन लिखा। आप समझिए जरा, एमसीक्यू क्या बन गया, एमसीक्यू आपसे बना यहां पर क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, निगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव या नन ऑफ दीज। तो आपको यहां आंसर समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट का केस हो चाहे प्रोडक्ट का केस हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि सर यहां माइनस साइन है तो क्या करें, ये जो बच्चे माइनस साइन है, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन हो रही है, प्रोग्रेसिव है, तो यहां रिएक्शन रुकी नहीं है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दिस निगेटिव साइन शोज दैट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट मींस डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है रिएक्टेंट का, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। और यही पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के लिए क्या बता रहा है कि जैसे हम टाइम 0 से चले थे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, मींस प्रोडक्ट में क्या देखने को मिला, अपीयरेंस। तो अपीयरेंस टर्म यूज होगा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और डिसअपीयरेंस टर्म किसके लिए यूज हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए। चलो बच्चों समझ गए ना पूरी बात, चलो मजा आ गया। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करते हैं जहां पे कंसंट्रेशन दिया जाता है कि x2 - x1
और फिर टाइम दिया जाता है, तो वहां से आप रखेंगे और वहां से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की बात करें, यूनिट यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां यूनिट क्या होगा। तो अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट देखें क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब हो गया क्या, मोल पर लीटर, और टाइम का मतलब हो सकता है सेकेंड हो सकता है मिनट हो। तो यूनिट यहाँ क्या हो सकता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। देखिए यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमेशा याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यही होगी। हो सकता है कि बच्चों बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को लगता है ये तो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, और देखो जरा क्या यहाँ ऐसे लिखा हो सकता है ऑप्शन में mt-1। बच्चों को लगता है ये तो हम डायमेंशन में पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ते थे डायमेंशन। बच्चे आप समझो, ये लिखा है मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो ये कि यूनिट हो सकता है, मोलैरिटी मींस कैपिटल एम, तो ये हो गया कैपिटल एम। और ये यहाँ पर सेकेंड इनवर्स मतलब ये टाइम है, तो यहाँ टी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो टी इनवर्स। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे सब लोग गलत करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। mt-1 ये भी इसी की यूनिट होगी। यूनिट एम का मतलब हो गया मोल पर लीटर मींस मोलैरिटी, टी फॉर द टाइम। क्लियर, सेकेंड इनवर्स की जगह मिनट भी हो सकता है। तो ये टाइम है, टाइम मिनट में लिया तो मिनट करेंगे, सेकेंड में लिया तो सेकेंड करेंगे, कोई ऐसा टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो भाई, अब हम यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि आपसे यहां पर ये क्वेश्चन जो आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा। कैसे आएगा क्वेश्चन, एक केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और आपसे वहां किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया होगा। तुम खुद ही सोच के बताओ, अपीयरेंस किसके लिए होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, डिसअपीयरेंस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल रहे हैं मतलब रिएक्टेंट, और रेट ऑफ अपीयरेंस बोल रहे हैं मतलब प्रोडक्ट। तो जरा देखें लिखते कैसे हैं। सपोज उस रिएक्शन में कुछ स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, तो अगर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया गया है तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका देखेंगे। ये जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये पहली बार जितनी भी रिएक्शन है सबका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और सब उसी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। सब भाई समझो, अगर ये रिएक्टेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और उसी टाइम के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। मींस सब कुछ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो देखें जरा लिखने का तरीका। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए आप क्या साइन यूज करेंगे, माइनस। क्या बता रहा है ये, डिसअपीयरेंस। क्या बता रहा है, डिसअपीयरेंस। नेगेटिव साइन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ये शो हो रहा है। जो भी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होगा उसको भेजेंगे 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन ए। देखो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो क्या लिखा 1 अपॉन ए। और फिर क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। देखिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, फिर इक्वल करेंगे। अब फिर से रिएक्टेंट है क्या, -1 अपॉन बी, और फिर से चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। फिर बताओ क्या है आपके पास, सी आया। सी क्या है, प्रोडक्ट है। इसको कैसे लिखोगे, हम फिर से कह रहे हैं ये क्वेश्चन ही है, सब अच्छे से समझिए कैसे करना है, यही बात बता रहे हैं बार बार आपको। तो सी है, सी में फिर से आपको दिया गया है, तो यहां इस बार हमने प्लस साइन यूज किया है, 1 अपॉन सी, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और फिर ये आ गया +1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी यहां पर आ गया। अब जरा देखिए, ये एक लिखने का तरीका हो गया कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। तो ये आपको एक तरीका मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, कि कैसे लिखेंगे। सपोज आपको दिया गया यहां पर H2 + I2, दिस गिव्स
H2HI। इसके लिए आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है कि कैसे लिखें जरा। तो यहाँ देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, देखो यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। फिर इधर बताओ प्लस, और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, प्रोडक्ट का 2 है, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन 2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। देखो कितना आसान है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, और जो भी आपका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो 1 अपॉन में जाएगा। तो यहाँ तो 1 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ गया था प्रोडक्ट के लिए 2, तो हमने क्या कर दिया 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया। तो ये हम कहीं पर भी लिखने का तरीका सीख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं सॉरी। तो यहां से आप देखें, ये हमारे पास उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, क्या रखा है 4NH3 प्लस 5O2 दिस गिव्स 4NO प्लस 6H2O। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का फॉर्मेशन रेट दिया गया है NO का, और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड H2O। NH3 और H2O का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा गया, जरा देखते हैं। तो इसको पहले आप लिखोगे, लिखें कैसे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, देखिए वही काम कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 4 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1/5 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। समझ के चलो भाई, समझ के चलो, कंसेप्ट जब तक नहीं पकड़ोगे बात समझ नहीं आएगी। देखो क्या कर रहे हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी है उसको कहाँ भेज रहे हैं 1 अपॉन में, तो 1/4। ठीक है, माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ इसके लिए आगे माइनस 1/5 क्या दिया है O2 दिया है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ठीक है, NO के लिए आए तो प्लस यूज कर लिया, क्योंकि अब ये फॉर्मेशन होने लगा। ऐसे वाटर के लिए पहुंचे तो प्लस 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। देखिए देखिए, ये तो लिखना सीख गए ना। अब आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन, और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है NH3 और H2O का रेट ऑफ फॉर्मेशन। जरा NH3 और NO को देखें, तो हमें क्या करना है कि दोनों का रेट तो इक्वल है, तो हमने क्या किया 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू ये NO को ले लो प्लस 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। सब इक्वल है ना, तो इनको हमने दो को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये दिया गया है और इसका निकालना है। तो आप जरा देखें, जिसका निकालना है उसको एक साथ पहले इधर ले आओ। तो अब ये सब हम यहाँ से आंसर के लिए निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना है फॉर्मेशन रेट, तो NH3 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये अगर टाइम के साथ निकल आए तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ ये 4 है, वो 4 वहां पहुंच जाएगा, तो 4/4 वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस साइन बना रहेगा। ठीक, अब देखिए NO का रेट क्या दिया गया है आपको 3.6, उसका रख देंगे पूरा 3.6 10⁻⁻3। अब यहां से क्या हुआ भाई, 4 से 4 तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आ गया अमोनिया का 3.6 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट वही होगी, यूनिट क्या आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम्हें किसका निकालना है, वाटर का फॉर्मेशन रेट। तो फिर से जहां तुमने यहां इक्वल किया था वाटर को इक्वल कर लो, तो वाटर को इक्वल करेंगे तो ये इक्वेशन ले लें यहां से,
तो जब वाटर का पूछा गया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन वाटर का करना है, तो ये 6 यहां भेज दो, क्योंकि ये कोफिशिएंट फिर इधर सामने वाले में चला जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस पूछा जाता है, तो उसमें सिर्फ आप चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट वैल्यू होगी वो जहां कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साथ आपको उसको सेट कर देना होगा। तो अब डेल्टा H2O अगर आपको चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन वाटर में कितना हुआ टाइम के साथ, यही आपको ना पता करना है। तो यहां क्या करेंगे भाई, ये 6 आप भेज देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 6/4, और ये क्या लिखा है डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, और ये वैल्यू आपको दी गई है कितने 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ये आपका फिर मिल जाएगा क्या आंसर, ये लिखा हुआ, सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आएगा। तो ये आप समझिए आपने किया क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस ये लिखना अगर सीख गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में कोई इतना टफ थोड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आता भी MCQ बेस्ड होता है, तो जो बच्चे कर पाते हैं वो फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। चलो भाई सीख गए सब लोग, अच्छा लगा, ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर यही सारी चीजें हैं, तुम सीखने लग जाते हो फिर दिक्कत नहीं है। अब उसके देखो थर्ड पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। एक तो हमने देखो रेट ऑफ रिएक्शन सीखा कैसे ही निकाल रहे हैं वो, अब दूसरा है कि भाई फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट आया क्या, कंसंट्रेशन, कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। सपोज आपका कोई रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। जब ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्टेंट जितना आप बढ़ाते जाओगे वो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी चलती रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी। तो टाइम के साथ वो चलता रहेगा, मींस कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर, क्योंकि यहां जो कुछ देख रहे हैं वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट की बात करें, जैसे कैटलिस्ट लेके आते हो, कैटलिस्ट का काम कहां तक होता है, इसी में सरफेस केमिस्ट्री में ही कैटलिस्ट पढ़ना है, तो कैटलिस्ट यहीं पर हम समझा रहे हैं आपको। कैटलिस्ट के बारे में पूरी बात यहीं बता रहे हैं। देखिए जब कैटलिस्ट होता है तब, और जब कैटलिस्ट नहीं होता है तब, दोनों बातें जरा समझो। सपोज कि ये हमने एक रिएक्शन की प्रोग्रेस देखनी है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो हर एक रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर हर एक रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी है, तो ये यहां से अगर ये रिएक्टेंट चला और एक पॉइंट हमने कहा कि यहां पहुंचेगा तभी ये रिएक्शन होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा कि यहां से रिएक्शन हुई, सपोज ये बना कोई प्रोडक्ट अपना, ये ग्राफ है। तो यहां पर क्या कंसेप्ट है, ये तो रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और हमने कहा कि ये रिएक्शन की कंडीशन है कि जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तभी वहां पर वो रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब तक नहीं पहुंचेगा रिएक्टेंट तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। क्या बोल रहे हैं इसे, थ्रेशोल्ड पॉइंट। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचना ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले तो यही समझिए भाई, समझाया जा रहा है, हमको ये नहीं पता क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपसे यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट थ्रू द ग्राफ। ग्राफ के बेस्ड आप बताइए कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये यहां बात चल रही है, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन की रेट, और इस रिएक्शन के रेट में हमने देखा कि रिएक्टेंट के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है, ये पॉइंट पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी यहां से यहां तक। अब ये रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट तक जाना चाहता है, तो थ्रेशोल्ड पॉइंट तक जाने के लिए इसको, इसकी एनर्जी तो इतनी ही थी, मतलब इसको इतने एनर्जी तक और पहुंचना है, और जब इतनी एनर्जी तक और वो जाएगा तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड है। तो ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे,
एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगी और वो रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे और एक इफेक्टिव कोलिजन होगा। उस इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। सपोज अगर यहां हम कैटलिस्ट मिला दें तो ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैसे रिएक्शन रेट कैसे बढ़ेगा भाई, अभी रिएक्टेंट को कोलाइड करने के लिए यहां तक जाना होता था, इस पॉइंट तक। कुछ ऐसा हो जाए जिससे रिएक्टेंट कम एनर्जी में ही कोलाइड करने लग जाए, मतलब जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कम हो जाए, तो रिएक्शन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही कंसेप्ट है कि जैसे ही आपने कैटलिस्ट मिलाया, ये कैटलिस्ट इस एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको कम कर देता है। और उसको कम कर दिया मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की वजह से, देखो ये जो रेड वाला है ये विथ कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको पाथ यहां से चेंज दिखा, और बिना कैटलिस्ट के देखिए ये विदाउट कैटलिस्ट था। तो विदाउट कैटलिस्ट और कैटलिस्ट के आने से क्या आपको कुछ कुछ इफेक्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा? देखो जरा, क्या देखा आपने कि रिएक्टेंट को यहां पहुंचना था, कब? जब कैटलिस्ट नहीं था, और जैसे ही कैटलिस्ट मिलाया अब उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड थी एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए, वो हो गई कम। मीन्स हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये कब की बात है? जब हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई स्पीड से चलती रहे। अगर यही कोई रिएक्शन डिकम्पोजिशन की हो रही होती तो हम चाहते होते कि वो रिएक्शन फर्दर ना चले या वो स्टॉप हो जाए, तो वहां हमें निगेटिव कैटलिस्ट मिलाना पड़ जाता, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देता, तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाता। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी H2O2 की जो बॉटल होती है, इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं लैब में, तो वहां पर निगेटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं जो इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। एसिटिनालाइड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये उसमें मिला के रखते हैं। H3PO4 है, वो निगेटिव की तरह काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया कि पाथ जो है उसका चेंज कर दिया, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर दिया। मींस कैटलिस्ट रिएक्शन के पाथ को चेंज कर सकता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी बात, रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन को कभी अफेक्ट नहीं करता है, तो वो करता क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन को जल्दी से जल्दी ला देता है। मींस कम टाइम में इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट की जो क्वांटिटी है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद क्या होगी, चेंज नहीं होगी। मतलब अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट या क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। और क्या हो सकता है कैटलिस्ट के पॉइंट, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। मींस कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में कि कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करता है या नहीं, तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इनिशिएट नहीं करता है। जब रिएक्शन चल रही होती तो कैटलिस्ट उसी रिएक्शन को क्या कर देता है, उस रिएक्शन को बूस्ट कर देता है, रिएक्शन जल्दी चलने लग जाती है और उसका पीक पॉइंट आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, देन कैटलिस्ट का फिर से इफेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरी बात, कैटलिस्ट की माइन्यूट क्वांटिटी ही किसी रिएक्शन को चेंज करने के लिए बहुत होती है। क्लियर? अब आ जाओ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर बात करें तो भाई ऐसा है कि अगर आयनिक रिएक्टेंट होते तो रिएक्शन फास्ट होती, अगर यही कोवैलेंट रिएक्टेंट है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कि वो रिएक्टेंट किस नेचर का है, आयनिक नेचर का है या कोवैलेंट नेचर का है। अगर वो आयनिक नेचर का है तो रिएक्शन फास्ट होगी। थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और बच्चों आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्यों, यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अर्हीनियस इक्वेशन से। अभी सिखाएंगे कि कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा।
टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पर इसका इफेक्ट हम देखते हैं किससे, अर्हीनियस से। और टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो वहां पर बॉन्ड ब्रोकिंग का तरीका बदल जाएगा, बॉन्ड जल्दी जल्दी ब्रेक होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब वहां पर जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहां बॉन्ड इजिली ब्रेक होने लग जाएगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, भाई ऐसा है कि जैसे ही आप रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट में सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो जो भी अदर मॉलिक्यूल होगा वो कोलाइड करने के उतने चांसेस होते हैं। या अगर वहां पर कोई एडजॉर्प्शन जैसी बात होती कि उसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये फैक्टर यहाँ आ जाते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें और इनके बारे में 1-2 पॉइंट आपको लिख देना है, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो हमने बताया यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आप देखो जरा, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट एक्सप्रेशन क्या चीज है भाई? रेट एक्सप्रेशन की जैसे ही बात करते हैं तो ऐसा होता है कुछ बच्चे देखते हैं और बैलेंस इक्वेशन को देख के लिख देते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रेट एक्सप्रेशन जो भी है हम लोग यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए लिखते हैं। तो कभी भी किसी बैलेंस इक्वेशन से रेट ऑफ रिएक्शन देख के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? जैसे हमने क्या देखा कि आपने क्लास 11th में जो पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था वहां पर, ये जो लिखा है ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। और वहां आपने सीखा कि जो भी रिएक्टेंट होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट होंगे इनके मोलर कंसंट्रेशन और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उसको कहां भेज देते हैं, पावर में। ठीक है, तो ये हमने सीखा था किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन यहां पर क्या बात है, यहां जब आप बात कर रहे हैं तो ये है रेट एक्सप्रेशन। और रेट एक्सप्रेशन बेसिकली यहां हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्यों लिखते हैं, जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करें। तो जरा देखो, हमने यहां रेट लिखा R इक्वल टू के, ए की पावर ये, बी की पावर बी, ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। बट एक्सपेरिमेंटली ये जो ए बी लिखा हुआ है, इस ये और बी पर ये रेट एक्चुअल में डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसको एक्स फैक्टर मान लिया अलग से। एक्स फैक्टर मानने से क्या हुआ कि ये अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है। सपोज कि यहां अगर हम लिखते हैं ऐसे a + 2b और हम लिख देते दिस गिव्स प्रोडक्ट, जरा समझो, अगर ये बात लिखी होती कि ये और a + 2b दिस गिव्स प्रोडक्ट, इसका मतलब हम यहां अगर ऐसे लिख दें कि R इक्वल टू के, a की पावर 0 और b की पावर 2, जैसे ही हमने a की पावर 0 लिखा, b की पावर 2 लिखा, इससे कंसेप्ट आया कि सर यहां 1 था आपने 1 नहीं लिखा और b था b आपने लिख दिया। तो बच्चों यही मैं कह रहा हूं कि ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कि जो देखा वही उसके ऊपर लिख दिया। लेकिन जब आप यहां रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके पावर में नहीं चढ़ा देना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गलत आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कैसे पता करना रहेगा, एक्सपेरिमेंटली। कैसे, एक्सपेरिमेंटली। तो देखो जरा, R इक्वल टू के डॉट a की पावर 0 b की पावर 2, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन ये पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये की पावर 0 मतलब ये वैल्यू 1 हो गई, और जब वैल्यू 1 हो गई मतलब इस पर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही। किस पे डिपेंड कर रही, सिर्फ और सिर्फ b पर डिपेंड कर रही। तो b की पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये रिएक्शन देखने से यहां पर कैसी लग रही है, थर्ड ऑर्डर की, लेकिन जैसा मैं कंडीशन बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैसी लग रही है, सेकेंड ऑर्डर की। अगर हमने यही कहा कि इस रिएक्शन में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है सिर्फ बी पर। क्लियर है? तो यहां पर हम बात करेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी है? सेकेंड। तो रेट एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से लिखना है। अब यहां हम लोग करते क्या है, ये जो हमने लिखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो ये यहां पर जो आप ये देख रहे हो आर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, तो यहां आपने क्या देखा, ये जो k है इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो आपने देखी थी, ये जो R लिखा है, इसकी यूनिट जो आपने देखी थी वो क्या थी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। लेकिन यहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट बार बार चेंज हो जाएगी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अच्छे से देख लीजिए, इसको बात समझ के चलो। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो बच्चों, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होने लग जाता है। जितने बच्चे सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं उन्हीं का एग्जाम खराब होता है। आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपको एकेडमी की तरफ से बोर्ड बूस्टर का जो आपको दिया गया स्टडी मटेरियल, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर का, फिर आप देखिए कितना मज़ा आता है आपको ये सब करने में। तो ये इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो पहले पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, और साथ साथ फिर आके आप यहाँ पर पढ़िए। तो ये होगा, फिर जब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो आपको और अच्छा लगता है। तो देखिए जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन लिख दिया। क्या सिंपल सा डेफिनेशन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली रिएक्टेंट में जो पावर रेट, समझिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो पॉइंट है ना, यही सबसे काम की चीज है। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो वहां पावर आता है उस टाइम, उन पावर को ऐड कर देते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आती। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है? x प्लस वाई, जो भी आया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब 3.5, 2.5। तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी होगी, और 0 भी होगी, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। थ्योरेटिकल हम लोग देख के इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं जरा एक एक पॉइंट। सपोज हमने कोई एक रिएक्टेंट लिया XCA ले लिया, और देखिएगा अगर यहाँ से हम लोग YB ले लेते हैं प्लस ZC ले लेते हैं, और हम कह रहे हैं यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट हमने बनाया। जरा समझिएगा, अगर हम इसका रेट लिखें और इस रेट के साथ क्या लिख दें? K, और यहाँ हम लिख दें A की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिखा है, इससे हमें मतलब नहीं है, और हमने साथ ही साथ ये भी लिख दिया B की पावर 0, और हमने लिख दिया C की पावर 0। मतलब यहाँ पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये कैसा हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसा हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ जो भी होगा, ए की पावर 0 बी की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब R इक्वल टू के, और अगर R इक्वल टू के है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर है, इसका जो भी यूनिट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो वही यूनिट किसकी हो जाएगी? रेट कांस्टेंट की। क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया, देखो क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल। कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर। किसके लिए हो जाएगा? जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा। अगर यही हम बात करते कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, इसी रिएक्शन को अगर हम मान के चलें, और इधर हमने लिखा R के A की पावर 1 B की पावर 0 और C की पावर 0। इसका मतलब आपने क्या देखा
कि R इक्वल टू के इंटू ए, और ये पावर जहां जहां जीरो है वो क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ यूनिट निकालते तो इस यूनिट में आप क्या देख रहे हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के इंटू एक्टिव मास लिखा है, एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर और मोल पर लीटर ही तो लिखा है, देखो मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मतलब के की यूनिट क्या आ गई सेकेंड इनवर्स। अब जो बच्चे ये बात समझ जाते हैं उनके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। जब भी आपसे फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप वहां पर इसी तरीके से करते हैं कि वहां आप ये रेट कांस्टेंट पहचान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का वो क्या होता है सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? तो यूनिट से बहुत सारी चीजें यहां पर चल जाती हैं। अब सपोज यही अगर ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ क्योंकि ये पावर कितना है 1 है और पावर को ही तो ऐड करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिए कैसा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई सेकंड इनवर्स हो गई। क्लियर हो गया? यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए क्या देख लिया आपने, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये वही है। ठीक है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड आप रेट कांस्टेंट की यूनिट भी पता कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जरा, और रेट कांस्टेंट ऑफ यूनिट वही पढ़ रहे हैं जो हम लोग अभी बता रहे हैं। तो इसमें सेकंड ऑर्डर का और देख लेते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सपोज यहाँ a प्लस बी अगर हम लेके चलते हैं और यहाँ प्रोडक्ट बन गया है, और इसके लिए अगर आप देखोगे तो बाकी अब आप एक आपको निकालना रहेगा, तो k a की पावर 1 b की पावर 1, ऐसा हो सकता है? बोलो ना, ऐसा हो जाएगा k a की पावर 1 b की पावर 1। ऐसा हो सकता है कि b पर डिपेंड ही ना करे, a पर ही डिपेंड कर जाए तो a की पावर 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करना है तो अब यहाँ r का आप जानते हो क्या हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आपको k पता करना है तो ये क्या हो जाता है मोल लीटर इनवर्स, और फिर से यहाँ पर इसके लिए भी लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स। तो देखो जरा क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इधर से कैंसिल हो गया, इसका मतलब k इक्वल टू क्या आ गया ये यहाँ पर नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो k के लिए वहाँ इनवर्स में लिखेंगे वापस, तो ये क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये किसके लिए आ गया फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए। ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद करोगे तो वो क्या हो जाएगा फिर मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। तो आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम मिलेगा ही, फिक्स है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से फिक्स है। अगर ये एमसीक्यू में आया है तो सिंपल है लिख दिया, लेकिन अगर ये ऐसे आ गया सब्जेक्टिव टाइप में तो थोड़ा सा सॉल्व करके लिखो, जैसा हमने यहाँ पर ये सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि आप जो है पैरेट नहीं है, आप अच्छे से स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ के बता रहे हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना, तो रटना नहीं है भाई। अब देखो जरा क्या बात आई, रेट कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, लेकिन इसका कंसेप्ट हमें आना जरूरी है। इससे रिलेटेड इस तरीके से डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट आएंगे। तो किन चीजों पे डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी हमने सीखा था कि कंसंट्रेशन पे कौन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। के इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। के इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बढ़ जाएगा। दूसरी बात, के इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये सब क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा होता है इसलिए सब जरूरी है। के डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी यूनिट चेंज हो जाती है। वैल्यू ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो अगर किसी की वैल्यू के की वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत स्लो है, और अगर कहीं के की वैल्यू ज़्यादा है वो रिएक्शन बहुत ही तेज चल रही है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगी। और हमने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन पे। क्लियर हो जाएगा? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को आपको ऐसे समझना है कि यहां पर आप देख के बताएंगे, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अब एक क्वेश्चन तो ये होगा कि जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा और मॉलिक्यूलरिटी भी देखी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में आपको डिफरेंस हो सकता है 2 मार्क्स का आ जाए। अरे भाई पढ़ते तो सब हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, यही तो सबसे अच्छी बात है। जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे पूरा मामला बन गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस 2 मार्क्स का हो सकता है। बताओ क्या हो सकता है? जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं होती है। पहली बात, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होगी और मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देखते हैं कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और ये जो आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कैसा है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी हम रिएक्टेंट को देख के लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखकर नहीं लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है, ये हम लोग किसी भी रिएक्शन में, जो आप देखेंगे अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हर एक स्टेप की रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा डिसाइड होगा स्लोएस्ट स्टेप से। सपोज अगर कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है और सी से डी जा रहा है, हमने कहा ये रिएक्शन भाई साहब स्लो है और ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन स्लोएस्ट है। हमने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ये 3 स्टेप में रिएक्शन है तो डिसाइड होगी स्लोएस्ट स्टेप से, लेकिन वो पूरे रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। ऐसा यहां पर नहीं होगा। यहां अगर ये और बी रिएक्ट करके सी बना रहा है और सी प्लस डी रिएक्ट करके ई बना रहा है, तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी। लेकिन अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वही होगी। जैसे अगर हम बात करें अमोनियम नाइट्राइड की डिकम्पोजिशन की, तो जब ये डिकम्पोज होता है तो ये N2 और H2O में ब्रेक होता है। अब यहां आपने क्या देखा, इसके सामने कितना लिखा है 1, इसका मतलब अमोनियम नाइट्राइड का जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमने यहाँ लिख दिया 2HI और 2HI के साथ ये यहाँ बन गया H2 + I2, तो अब आपने क्या देखा कि इसके कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आ गए? 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है ना? तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। ऐसे अगर हमने कहा कि ये 2NO है और ये O2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है? 2NO2। तो अब 2 मोल NO का, 2 मॉलिक्यूल्स NO के हैं और 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस रिएक्शन का नाम हो गया टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो गया? टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3 है। तो यहां से आप देखिए, बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, क्या डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं हो सकता ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैसे? फर्स्ट ऑर्डर से जब भी रिएक्शन नहीं पूछा जाता है तब 0 ऑर्डर के ही इंटीग्रेटेड से क्वेश्चन आता है। तो इंटीग्रेटेड 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही काइनेटिक्स पढ़नी होती है, उसमें भी 0 ऑर्डर थोड़ा कम होता है, फर्स्ट ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। क्लियर है ना? अब कोई बच्चा मेरे से कह सकता है कि भाई इंटीग्रेटेड इक्वेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? एक्चुअली हमने क्या किया था कि पहले स्टेप में, जब हम बहुत पहले अभी पढ़ाए हैं, तो इसमें हमने तुम्हें बताया कि हम अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। तो इसमें जब बात आती है एवरेज निकालने की, तो एवरेज तो भाई साहब निकाल लेते हैं, एवरेज निकालने में कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ कंसंट्रेशन देखा, यहाँ देखा और यहाँ टाइम देखा और यहाँ टाइम देखा, बोले वो लो बन गया। क्या बनता था? R = हम जान गए थे क्या लिखना था? ΔX/ΔT। अगर वो रिएक्टेंट की बात करते थे तो माइनस लगाते थे, प्रोडक्ट की बात करते थे तो प्लस लगाते थे, और इस तरीके से हम लोग वहां फाइंड कर लेते थे। लेकिन जैसे ही आपसे कहा गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करो, तो आपने क्या किया? यहां पर एक स्लोप ऐसे ड्रॉ कर लेते थे और इस स्लोप के अकॉर्डिंग फिर वहां पर बताना होता था। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। जब आप
स्लोप के अकॉर्डिंग इस तरीके से बताते हैं, तो फिर आपको जरूरत पड़ गई इंटीग्रेशन की, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कब कहाँ किस टाइम पे कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तब आपको क्या जरूरत पड़ी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से बच्चों किसी भी टाइम पर हम लोग कंसंट्रेशन चेंज फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, लेकिन अपने सिलेबस में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का है। तो जरा देखो इंटीग्रेटेड, आप अच्छे से बुक में पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना, मजा आ जाएगा। अपन लोग बस सिर्फ रिवीजन पॉइंट पे आ गए, क्वेश्चन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएगा देखो जरा। तो ये दिया गया है k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। जरा बहुत बेसिक पॉइंट हम आपको सिखा रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखो जरा, ए नॉट मीन्स इनिशियल, इनिशियल को आप ए से भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू ए नॉट, कभी कभी ऐसा लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो ए नॉट या ए जो भी होगा ये आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ए, एक्चुअली ये माइनस एक्स भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए से। एक्स यहां पर क्या हो गया, एक्स वैल्यू जो डिकम्पोज हुई, एक्स वैल्यू क्या है, डिकम्पोज वैल्यू, डिसोसिएटेड वैल्यू। तो आपने कोई रिएक्टेंट लिया, ये हटा लेता हूं यहां से, स्पेस ले लेता हूं थोड़ा सा, मजा आ जाएगा। देखो जरा, आपने कोई रिएक्टेंट लिया है और उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाओ भाई। हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल आपको एक ही मिनट में कंसेप्ट क्लियर, देखना जरा। टाइम क्या है यहाँ पर, 0 है। इस टाइम 0 पर इसका कुछ कंसंट्रेशन है, हमने मान लिया ए है। तो भाई जब आपने रिएक्टेंट लिया इस समय प्रोडक्ट नहीं बना है, समझो क्या कह रहा हूं भाई। अभी आपके पास टाइम ये 0 है और 0 टाइम पर आपने जो भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया वो ए है, और उस समय ये बिल्कुल कुछ नहीं बना है प्रोडक्ट, लेकिन आपका टाइम बीता कुछ टाइम हो सकता है ना, ये टाइम टी है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आपसे पूछा जाएगा इतने टाइम पे बताओ, तो वो हमेशा ग्राफ नहीं प्लॉट करते हैं, इसे इंटीग्रेटेड से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने माना कि हो सकता है कि टी टाइम पे रिएक्टेंट ए से कुछ अमाउंट डिकम्पोज हो गया, और ये जो अमाउंट डिकम्पोज हुआ वो कितना हो गया, एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ। तो अगर x डिकम्पोज हो गया तो यहां कितना बनेगा प्रोडक्ट, x ही बनेगा। तो a माइनस एक्स क्या हुआ, a माइनस एक्स क्या हो गया यहां पर, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। a माइनस एक्स क्या हुआ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। और a क्या है, ये आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। यही तो खास बात है, जब आप समझ जाते हैं कहानी। तो ए क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ, तो बचा कितना, बचा आपका जो डिकम्पोज हो गया उसको वहां से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस एक्स आपका रिमेनिंग अमाउंट हो गया। तो ये माइनस एक्स यहां से रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गया किसका, रिएक्टेंट का। तो इस फार्मूले में देखो जरा क्या है फार्मूला, रेट कांस्टेंट जब भी आपको निकालना हो 0 ऑर्डर के लिए तो आप क्या करेंगे, ए नॉट माइनस ए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो इनिशियल क्या है ए, बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स अपॉन टाइम टी, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ से सॉल्व हो गया। इसका आपसे अगर ग्राफ आता है इंटीग्रेटेड तो जरा ये इक्वेशन जरूर याद रखिए, ये इक्वल टू, ये रिमेनिंग है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, रिमेनिंग। तो ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ए नॉट क्या है, इनिशियल है। तो इसको अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ये y के एक्सिस पे कौन आ जाएगा, a, और m यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के, ये देखिए, और ये आ गया t, ओवरलैप कर गया लो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस के हो गया स्लोप, x क्या हो गया t, और ये क्या आ गया इंटरसेप्ट। तो देखिए जरा ग्राफ में ये आ गया क्या, स्लोप, और निगेटिव है तो इसलिए स्लोप कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। और ये जो आया ये y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस, इस पे कौन है, देखिए a है, और t कहाँ पर आ गया, ये x एक्सिस पे, और इंटरसेप्ट ये a नॉट। तो ये ग्राफ आपका याद हो जाएगा। अब देखिए जरा दूसरा जो ग्राफ बना है, तो आपने जब कोई रिएक्शन लिखते हैं तो a से प्रोडक्ट बनाते हैं, और ऐसे केस में हमने कहा कि ये जो r होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के। तो ये कि ये नॉट पर क्या हो जाएगा, ये पावर 0 हो जाएगा, ये पावर 0 हो गया, मतलब कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। और जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब आप कंसंट्रेशन बढ़ाइए चाहे घटाइए, रेट उसकी वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। क्लियर आ गया, ठीक है।
अगर यहां से आपसे हाफ लाइफ की बात करते कि हाफ लाइफ क्या होगा, कितना आसान है। हाफ लाइफ जब भी बात हो तो आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल आपके पास क्या था a और रिमेनिंग क्या हुआ a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, फिर वो a/2 हो जाएगा, और ये जो t है ये क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से a/2 अगर आप देखें तो ये बचेगा कितना, a/2 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, a अपॉन 2 के, देखिए टी हाफ क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 के। तो ये यहाँ से आ जाएगा क्या, आपको ये मिल जाएगा टी हाफ a अपॉन 2 के। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन ये था और टी हाफ मतलब 50% वो क्या हो गया, डिकम्पोज। तो आपने रिमेनिंग में कितना, भाई 50% डिकम्पोज हुआ तो इनिशियल का कितना बचा 50%, तो a/2 कर दिया। a/2 जब आपने किया तो टाइम को टी हाफ कर दिया, तो यहाँ से बचा a/2 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू a अपॉन 2 के। ये आपका टी हाफ यहाँ के लिए आ गया, जीरो ऑर्डर के लिए। क्लियर, चलो आगे आते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इक्वेशन आपको यहाँ से याद रखना है क्या, ये क्वेश्चन मतलब ये आपको याद होना ही चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए बस, और कुछ नहीं कर सकते। क्या है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a, फिर से बताओ a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अभी बताया था ये, और a यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब a की जगह क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स लिख सकते हो। क्लियर है। अगर आपने यहाँ का क्या कर दिया, देखो जरा समझो, आप अलग अलग टाइम पे अगर ले रहे हो, अलग अलग टाइम पे ले रहे हो, आपने क्या किया, कंसंट्रेशन एट टाइम t1 एंड t2 लिया, और उस समय कंसंट्रेशन t1 t2 टाइम पे क्या हो गया, a1 एंड a2। अगर ऐसा आप करते हैं, इसका मतलब ये जो a1 है यही आपने लिया है किस टाइम पे, t1 टाइम पे, और ये a1 अब किस में चेंज हो गया, a2 में, किस टाइम पे, t से टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। तो a1 हो गया आपका इनिशियल और a2 हो गया आपका बाद का कंसंट्रेशन जो बच गया। किस टाइम से किस टाइम तक, तो टाइम की जगह रख देंगे। तो ये एक नया इक्वेशन हो सकता है जब आपसे अलग अलग टाइम पे एक तरीके से पूछा जाए, तो हम इस फार्मूले के यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से टी हाफ और जो हमने फर्स्ट सर्किल जो आपको यहाँ पर ये और ये, मतलब भूल ही नहीं सकते, ये भूल गए तो समझ लो आपका 3 नंबर जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन चला गया, ये आना है। ठीक है, अब इसके बाद एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आने के 50% चांस हैं। और क्या चांस है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में लॉग बेस 10 ए वर्सेस, चलो ए वर्सेस यहाँ पर टाइम का जो ग्राफ है ये। दूसरा आपसे यहाँ स्लोप पूछा जा सकता है कि स्लोप क्या है, तो इस रिएक्शन के लिए जरा यहाँ से देखें, लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि ये तो हो गया वाई एक्सिस पे, ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट देखिए क्या है, लॉग ए नॉट, और यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो टी है ये टाइम है, कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो आपको क्या मिला स्लोप, माइनस के अपॉन 2.303। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ से स्लोप आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद यहां आ जाता है स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों जहां पे मॉलिक्यूलरिटी जो है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो। क्या बोल रहा हूं, स्यूडो ऑर्डर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों जब डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, जहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट है। जरा सोचिए क्या होगी रिएक्शन यहां पर, देखिएगा जरा, अगर यहां आपसे कहा गया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, तो इथाइल एसीटेट की जैसे ही बात करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि इथाइल एसीटेट जैसे ही आपने बोला तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, इथाइल एसीटेट एस्टर लिखिए, ये हमने लिख दिया इथाइल एसीटेट, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आप वाटर मीडियम लोगे और ये एसिडिक रहेगा। तो हाइड्रोलिसिस के साथ ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पर इथाइल एल्कोहल। अब बच्चों जरा समझो यहां पर कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, 2,
एक ये और एक वाटर। तो मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की कितनी हो गई? वो तो हमने कहा कि वैलेंस इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वो हो जाएगी मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी हो गई 2, लेकिन यहाँ जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ईस्टर पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1। तो मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1 है। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, और ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कर सकते हैं। तो शुगर का फार्मूला क्या हो जाएगा? C12H22O11 प्लस वाटर करेंगे, क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो वहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ शुगर पे डिपेंड करता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी वहां भी क्या आ जाती है? 2। क्लियर? तो ये यहां पर आ जाएगा। अब देखिए जरा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये हम लोग रेट कांस्टेंट जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं किससे? इसको डिस्क्राइब करते हैं अर्हीनियस इक्वेशन से। और अर्हीनियस इक्वेशन देखिए क्या होती है आपके पास? K इक्वल टू AE पावर माइनस EA अपॉन RT। ये अर्हीनियस इक्वेशन है। इस अर्हीनियस इक्वेशन को अगर आप नेचुरल लॉग में लिखें तो नेचुरल लॉग क्या होता है? ln A, यहाँ लिख देते हैं नीचे की तरफ। नेचुरल लॉग आपको देखना है, और नेचुरल लॉग की अगर हम बात करें तो ये जो नेचुरल लॉग हो जाएगा वो हो जाएगा ln A, और यहाँ क्या आएगा? ln K, और क्या आएगा? ln A। देखिए आपने पहले लिया है K, तो ln K ln A माइनस EA अपॉन RT, ये आपका नेचुरल लॉग है। इस नेचुरल लॉग को आपने कन्वर्ट कर लिया लॉग बेस 10 पे, तो ये हो गया 2.303 लॉग बेस 10 K, 2.303 लॉग बेस 10 A माइनस EA अपॉन RT। अब 2.303 से फाइनली अगर हम पूरे को डिवाइड कर दें तो यहाँ से 2.303 गायब हो गया, तो ये आया लॉग बेस 10 K अपॉन, इसमें डिवाइड हो गया तो ये आया माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग बेस 10 पर A। अब आपको क्या करना है? इसको y मान लीजिए, तो ये इंटरसेप्ट मिल जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। तो आपका स्लोप क्या आया? माइनस EA अपॉन 2.303 R। देखो जरा, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्लोप। तो ग्राफ किसके बीच आपका बना? आपका ग्राफ आ गया यहाँ पर, y क्या है? y आपका आया लॉग बेस 10 पर k, और आपका जो एक्सिस है ये वाला, ये क्या हुआ? 1/t। तो 1/t। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि लॉग बेस 10k वर्सेस 1/t, यहाँ पर स्लोप क्या होता है? तो आपको जब ये इक्वेशन याद रहेगा तभी आपको स्लोप लिख पाएंगे। तो स्लोप आपको क्या मिला? यहाँ स्लोप निगेटिव है, माइनस EA अपॉन 2.303 R। ये आपको क्या मिला? स्लोप मिला। और इंटरसेप्ट आपका क्या है? आपका इंटरसेप्ट है ये पूरा यहां से यहां तक, तो ये इंटरसेप्ट क्या है? लॉग बेस 10 पर A। क्लियर? तो ये इंटरसेप्ट हो गया। y एक्सिस पे क्या मिला? 1/t, सॉरी, y एक्सिस पे लॉग बेस 10 के, और x एक्सिस पे क्या मिला? 1/t, और इंटरसेप्ट आपको क्या मिल गया? लॉग बेस 10 पर A। क्लियर है? अब जरा इसको अगर ऐसा हो कि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन दी जाए, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। कैसे? अर्हीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां जो सबसे पहले बच्चों से गलती होती है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय R की वैल्यू रखते समय होती है। देखो क्या करते हैं बच्चे, हमेशा याद रहता है 0.0821। अरे यहाँ एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा है मेरे भाई, एनर्जी के कंसेप्ट में R की वैल्यू आपको रखनी होगी 8.314 जूल। याद रहे, R क्या रखोगे यहाँ कैलकुलेशन में? 8.314। और ये जो टेम्परेचर रखते हैं भैया डिग्री सेल्सियस में ही कुछ लोग रख देते हैं, इतनी जल्दी रहती है। किस बात की जल्दी यार, जब क्वेश्चन ही गलत कर दिया, जल्दी करने से क्या फायदा? तो टेम्परेचर किस में रखोगे? केल्विन में। R की वैल्यू किस में रखोगे? जूल में। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ने जूल बताया था जूल ही रखेंगे। भैया ऐसा हो सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी आपको किलो जूल में दी जाए,
तो आपको इसको भी किलो जूल में रखना है या उसको जूल में कर लीजिए और इसको भी जूल में रख दीजिए, ध्यान रहेगा। चलो अब यहां ये वैल्यू दी जाएंगी। कुछ बच्चे फिर से गलती करते हैं, वो लॉग की वैल्यू याद नहीं रखते हैं। आपको वहां नहीं दिया गया लॉग की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, आज ही आपका काम है कि log 1 से लेके log 9 तक की वैल्यू आप लर्न करके कॉपी में लिख लीजिए। log 1 से लेके log 9 तक कहाँ पे, बेस 10, ये आपको वैल्यू लिख लेना है। और यहाँ इस फार्मूले का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। जब इस पे अर्हीनियस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आएगा। और आप अभी जैसे ही ये वीडियो ओवर होगी आप तुरंत जो है बैठ जाइएगा, अर्हीनियस के क्वेश्चन खोज डालिए, एक्टिवेशन से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लोप में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, स्लोप की वैल्यू दी जाती है, और जब स्लोप की वैल्यू दी जाती है तो वो वैल्यू यहाँ रखते हैं और -EA/2.303 आर कर देते हैं। जरा देख लो एक बार, ध्यान से समझो बातों को। आ गया होगा सबको, बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट ही है, बस एक बार अगर सीख गए तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, तो फिर टेंशन की बात नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में आपको क्या सीखना है, सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले आप इसमें देखते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, यहां पर आपको 2-3 टर्म सीखना होता है। क्या होता है भाई, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या चीज होती है कि कहीं पर सरफेस के ऊपर अगर कोई पार्टिकल ऐसे लगते जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में आपको देखना होता है कि यहां पार्टिकल कहां जाते हैं, बॉडी के अंदर। अब यहां दो चीजें होती हैं, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। ये जो पार्टिकल लग रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, ये होते हैं एडजॉर्बेट। और ये जहां पर लग रहा है इसे क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो अगर एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और अगर बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इसके क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस फेनोमेना कौन है, एडजॉर्प्शन, बल्क फेनोमेना कौन है, एब्जॉर्प्शन। अगर दोनों आ जाता है, मतलब एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, साइमल्टेनियस हो, तो हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या होता है, सॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं डीसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डीसॉर्प्शन। तो फटाफट आप रिवाइज करेंगे। अब इसमें आपसे कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहां से पूछी जाएगी, इससे कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जब आप पूछेंगे, साथ में आपसे यहां पर एडजॉर्प्शन में आपसे पूछा जाएगा फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन में आपको फ्रेंडलिक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो फ्रेंडलिक वाला कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए। क्या होता है फ्रेंडलिक वाला, आपने देखा था x/m = Kp1/n। और यहां पे कंडीशन होती है, कंडीशन आपसे पूछा जाता है। पहले तो इसको भी आप लॉग के फॉर्म में कर सकते थे, तो log बेस 10 पर ये क्या हो जाता है, x/m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये कांस्टेंट है, प्लस log बेस 10 पर p, और ये यहाँ आ जाएगा जो पावर में है वो 1/n में आ जाएगा, तो ये आएगा 1/n। और ये आपको मिला क्या, log बेस 10 पर k। तो इस तरीके से log में इसको भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आप वो फार्मूला बना सकते हैं, क्या, y = mx + 3। तो y क्या हो गया, y आपको मिल गया क्या, यहां पर देखो जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। y आपको मिल गया log बेस 10 पर x/m। mx + c देखें तो m यहां पर आपको मिल रहा 1/n, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये इधर जाएगा। तो आपको स्लोप क्या मिला, स्लोप मिला 1/n। किसके बीच में है ग्राफ, log बेस 10 पर p के बीच में है। इंटरसेप्ट क्या मिल गया, k, तो इंटरसेप्ट आपको मिला
ये आपको इंटरसेप्ट मिल गया log बेस 10 पर के। तो ये यहाँ पर ग्राफ हो सकता है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन का। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएगा इस बात को भी समझना है। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं बेटा और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंडली। तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली ये फिजिक्स ऑप्शन को ही एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स ऑप्शन को। जरा देखिए, अगर इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ के साथ क्या होता है, अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ चलें और ये यहाँ पर हम लोग प्रेशर की बात करें और ये एडजॉर्प्शन x/m की बात करें, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम इस पॉइंट पे पहुँच गए तो ये एडजॉर्प्शन का एक मैक्सिमम पॉइंट है। इस मैक्सिमम पॉइंट पे प्रेशर क्या है? हाई है। और प्रेशर हाई होने के बाद भी x/m क्या हो चुका? कांस्टेंट हो गया। तो x/m यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब x/m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n था, तो p का टर्म यहाँ से हट गया। इसका मतलब 1/n क्या हो गया बालक? हो गया 0। इसका मतलब हाई प्रेशर पर क्या हुआ भैया? 1/n 0। पहला फैक्टर 1/n की वैल्यू हाई प्रेशर पर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम नीचे के पॉइंट पे देखें तो ये कुछ डायरेक्ट जा रहा है। देखो इसको ध्यान से देखो, डायरेक्ट जा रहा है। तो यहां पर x/m और 1/n, तो n की वैल्यू क्या होगी? देखो 1, और 1/n जब n हो गया, ये देखिए 1/n आपको क्या मिला? 1 मिला। और अगर 1/n की वैल्यू n मिल गई तो सोचो x/m क्या हो जाएगा? k इंटू पी। इसका मतलब x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये कहाँ मिल गया आपको? यहां पर। तो लो प्रेशर पर जो भी लो प्रेशर क्या, जब भी हम लोग नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? यहां पर। तो ये प्रेशर यहां पर आ रहे हैं तो इस जगह क्या है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे आपको क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है? 1/n वैल्यू 0, और हाई प्रेशर पर 1/n वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये जो मॉडरेट पॉइंट है यहाँ 1/n की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के बीच में। तो ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, पहले तो आपको ये ग्राफ ही आना चाहिए कि ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा, यहाँ फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन पर बेस्ड आपको डिफरेंस जरूरी है, आना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपको याद करना है कोलाइडल सोल्यूशन में, और कोलाइडल सोल्यूशन में आपको सबसे पहले याद करना है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? बेसिकली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं, और दोनों चीजें क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। तो इमल्सन पे ध्यान रखना है। इमल्सन के साथ साथ आपको कोलाइडल में डिफरेंस आना चाहिए। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन और ट्रू के बीच में होते हैं, और ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत साइज उनका बहुत कम होता है। क्लियर? ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट आने के चांस ज्यादा होते हैं। टिंडल इफेक्ट हो गया जिसमें टिंडल कोन का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ कोगुलेशन पावर। ये क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। कैटलिस्ट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कैटलिस्ट की क्या क्या बातें वहां पर इंपॉर्टेंट हैं, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो ये, और कैटलिस्ट में होमोजेनस और हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। क्लियर है? तो ये आपको यहां से कंप्लीट करना है। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, अच्छे से रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आप लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आइए, उस पर क्वेश्चन लगा के आइए, और आज जो हमने पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार उसको रिवाइज करिए, देखिए और रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।